सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फॉर लैब टेक्नीशियन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लेबोटॉमी इंटरव्यूज एमसीक्यूज। तो हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं फ्लेबोटॉमी से रिलेटेड इंटरव्यू के लिए हमने जो यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड लिए गए, जो कि एक फ्लेबोटॉमिस्ट से ऑलरेडी कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हमारे अभी जितने भी फ्लेबोटॉमिस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए लड़के आते हैं, मैं भी जो उनसे यही क्वेश्चंस पूछता हूं। तो इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस सिलेक्टेड लिए गए हैं एक फ्लेबोटॉमी इंटरव्यू के लिए। और लैब टेक्नीशियन और ब्लड बैंक टेक्नीशियन से रिलेटेड इंटरव्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चंस थे, उसका वीडियो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फ्लेबोटॉमी? फ्लेबोटॉमी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा फ्लेबोटॉमी होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं: टू एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स, या टू परफॉर्म सर्जरीज, या फिर टू डायग्नोज डिसीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स। जो ब्लड सैंपल को कलेक्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेबोटॉमी। तो फ्लेबोटॉमी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करना। ठीक है, वहीं जो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, फ्लेबोटॉमी और फ्लेबोटॉमिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो आपको जो है बहुत ध्यान से याद रखना रहेगा कि फ्लेबोटॉमी और फ्लेबोटॉमिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो भी फ्लेबोटॉमी पेशेंट्स की वेन से ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेबोटॉमी। जो वेन से ब्लड सैंपल को ड्रॉ करता है यानी कलेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लेबोटॉमी। और फ्लेबोटॉमिस्ट क्या होता है? देखिए, फ्लेबोटॉमिस्ट जो होता है जो इसके आगे के प्रोसीजर को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे कि ब्लड सैंपल कलेक्ट होने के बाद में ट्यूब्स जो हमारी रहती हैं ब्लड सैंपल्स की, उस पर नाम मेंशन करना, आईडी मेंशन करना और उसको लेबोरेटरी तक भेजना। ठीक है, वो काम होता है हमारा किसका? फ्लेबोटॉमिस्ट का, जो कि एक फ्लेबोटॉमी से सीनियर होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं? फ्लेबोटॉमिस्ट। ठीक है, आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वेन इज कॉमनली यूज्ड फॉर वेनिपंक्चर? वेनिपंक्चर के लिए आमतौर पर किस नस का उपयोग किया जाता है? यानी कि ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो है हमें जो है किस नस का उपयोग किया जाता है ज़्यादातर? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं फीमोरल वेन, जगलर वेन, मीडियन कुबाइटल वेन, या फिर पोप्लाइटल वेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीडियन कुबाइटल वेन, जो कि ज़्यादातर जो है फ्लेबोटॉमिस्ट जो है सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो है मीडियन कुबाइटल वेन का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो है मीडियन कुबाइटल वेन से ही ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। वहीं यहाँ पर और भी जो वेन्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है फीमोरल वेन, ये जो है हमारे कहाँ पाई जाती है? थिंग में। इसमें जो है क्रिटिकल कंडीशंस में जो है फीमोरल वेन से भी ब्लड सैंपल लिया जाता है, जो कि एबीजी एनालिसिस के लिए और बहुत सारे जो है लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो है सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जगलर वेन। जगलर वेन जो होती है, ये जो है बहुत सारी वेन्स होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? नेक में, यानी कि गर्दन में। ठीक है, जगलर वेन कहाँ पाई जाती है? गर्दन में। देन नेक्स्ट हमारा मीडियन कुबाइटल वेन, जहाँ से सैंपल जो है ज़्यादातर सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ये कहाँ पाई जाती है? एल्बो रीजन में। ठीक है, एल्बो रीजन में। मीडियन कुबाइटल वेन कहाँ पाई जाती है? एल्बो रीजन में। ठीक है, तो याद रखिएगा, एचआर जो ये क्वेश्चंस भी पूछता है कि मीडियन कुबाइटल वेन जो है कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, उस एरिया का नाम क्या होता है? ठीक है, तो आपको क्या बताना है? एल्बो रीजन। मीडियन कुबाइटल वेन कहाँ पाई जाती है? एल्बो रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पोप्लाइटल वेन। पोप्लाइटल वेन होती है, वो कहाँ पाई जाती है? नी में, घुटने में। ठीक है, पोप्लाइटल वेन कहाँ पाई जाती है? नी में। ठीक है, याद रखिएगा, फीमोरल वेन थिंग में, जगलर वेन हमारी पाई जाती है नेक में, और मीडियन कुबाइटल वेन एल्बो रीजन में, और पोप्लाइटल वेन जो हमारी नी में पाई जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में ना आए तो क्वेश्चन को पॉज करके जो है लिख लीजिएगा, ताकि सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से याद हो सके। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉर ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स? रक्त संग्रह ट्यूबों के लिए ड्रॉ का सही क्रम क्या है? देखिए, जो भी हमारे फ्लेबोटॉमी या फिर फ्लेबोटॉमिस्ट होते हैं, उनको जो है जो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ होता है वो जो है बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जो अगर वही जो है अच्छे से याद रहेगा, तभी जो है ब्लड सैंपल्स को सीरियल वाइज जो है कलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया रक्त संग्रह ट्यूबों के लिए सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कौन से कलर की ट्यूब जो है सबसे ऊपर आती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो इसका राइट आंसर जो है गेस करिएगा कौन सा होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, तो सबसे पहला जो रहता है वो हमारा होता है ब्लड कल्चर। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक ब्लड कल्चर का ट्यूब रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा सोडियम साइट्रेट, जो कि पीटीएनआर, एपीटीटी और डी डाइमर टेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि एक ब्लू कलर की होती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा क्लॉट एक्टिवेटर, जिसमें जो है एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, हार्मोन्स के टेस्ट जो है बहुत सारे टेस्ट आते हैं। थर्ड है हमारा क्लॉट एक्टिवेटर, जो रेड कलर का होता है। देन फोर्थ है हमारा एसएसटी ट्यूब, सीरम सेपरेटेड ट्यूब, जिसे हम एसएसटी का पूरा नाम क्या होता है? सीरम सेपरेटेड ट्यूब, जिसमें जो है सीरम जो सेपरेट होकर के ऊपर आ जाता है। एसएसटी ट्यूब में जो एक प्रकार का जेल पाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो हमारे ब्लड के
सॉलिड पार्ट होते हैं उनको जो है नीचे सेटल कर देता है और बीच में हमारा जेल रहता है, ऊपर हमारा जो है सीरम सेपरेट होकर के आ जाता है कुछ समय बाद। ठीक है, तो एसएसटी ट्यूब में जो है बहुत से प्रकार के सैंपल्स लिए जाते हैं, जैसे हार्मोन्स के हो गए, विटामिन्स के हो गए, या फिर कोई अदर टेस्ट हैं तो जो है उसी एसएसटी ट्यूब में लिए जाते हैं सैंपल्स। देन नेक्स्ट हमारा लिथियम हेपेरिन। लिथियम हेपेरिन में जो है टीबी गोल्ड, इलेक्ट्रोलाइट और एबीजी का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट हमारा छठा सोडियम हेपेरिन। सोडियम हेपेरिन में जो है ब्लड कल्चर का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। अगर आपके पास ब्लड कल्चर की बोतल नहीं है तो उस कंडीशन में जो है ब्लड कल्चर सोडियम हेपेरिन में आप ले सकते हैं। सोडियम हेपेरिन में इसलिए लिया जाता है कि सोडियम हेपेरिन में जो है हेपेरिन एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, ठीक है, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। दूसरा जो है हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें ब्लड में भी हेपेरिन पाया जाता है, ठीक है, इसलिए जो सोडियम हेपेरिन में ब्लड कल्चर का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा ईडीटीए, जो कि लेवेंडर कलर का होता है, ठीक है। ईडीटीए में जो है सीबीसी, ब्लड ग्रुप, मलेरिया, जीबीपी के सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ईडीटीए का पूरा नाम क्या होता है? एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये जो है अच्छे से याद करके रहेगा। ईडीटीए जो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है K2 एडीटीए और एक होता है हमारा K3 एडीटीए, ठीक है। K2 एडीटीए में हमारा डाई पोटेशियम एडीटीए एंटीकोगुलेंट पाया जाता है और K3 में ट्राई पोटेशियम एडीटीए एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, ठीक है। देन लास्ट है हमारा सोडियम फ्लोराइड, जो कि ग्लूकोज एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्लू, रेड एंड लेवेंडर। तो सबसे पहले अगर आप मान लीजिए बहुत सारे जो है टेस्ट के नेम जो है वहाँ पे लिखे रहते हैं कि जो है इसमें ये टेस्ट जो है इस पेशेंट्स के करना है, ठीक है। तो उस समय क्या करता है फ्लैबोटॉमी जो सैंपल कलेक्ट करता है। सैंपल कलेक्ट करने के बाद में तो सबसे पहले जो है सैंपल जो किस ट्यूब में ड्रॉ करेगा? ब्लू कलर में। ब्लू कलर वाली जो ट्यूब होती है वो हमारी होती है सोडियम साइट्रेट, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा रेड कलर की जो होती है वो होता है हमारा क्लॉट एक्टिवेटर। देन नेक्स्ट हमारा लेवेंडर, जो कि ईडीटीए होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू, रेड और लेवेंडर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड यू डू इफ अ पेशेंट फील्स फेंट ड्यूरिंग ब्लड ड्रॉ। यदि रक्त लेते समय मरीज को बेहोशी महसूस हो तो क्या करें? अगर मान लीजिए आप किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और उस समय जो है पेशेंट जो है बेहोशी की हालत में हो या फिर बेहोश होने लगे, तो उस कंडीशंस में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके ऑप्शंस हैं। कंटिन्यू द प्रोसीजर, प्रोसीजर को कंटिन्यू रखेंगे, या फिर स्टॉप द प्रोसीजर एंड ले द पेशेंट डाउन, प्रोसीजर को स्टॉप करके पेशेंट को लेटा देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा आस्क देम टू ब्रीथ डीपली। देन लास्ट है हमारा गिव देम वाटर, या फिर पेशेंट को वाटर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉप द प्रोसीजर एंड ले द पेशेंट डाउन। जैसे ही जो पेशेंट को बेहोशी महसूस होती है तो उस कंडीशन में क्या करना है? प्रोसीजर को स्टॉप करके और पेशेंट को किसी अच्छी और सेफ जोन एरिया में जो उसको लेटा देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच एंटीकोगुलेंट इज फाउंड इन द लेवेंडर टॉप ट्यूब्स। लेवेंडर टॉप वाली ट्यूबों में कौन सा एंटीकोगुलेंट पाया जाता है? अभी मैंने जो पिछले क्वेश्चन में ही जो बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं वो है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सोडियम साइट्रेट, नेक्स्ट है हमारा हिपेरिन, देन नेक्स्ट हमारा ईडीटीए, या फिर सोडियम फ्लोराइड। लेवेंडर टॉप ट्यूब में जो है कौन सा एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईडीटीए। ईडीटीए जो एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट होता है जो लेवेंडर टॉप ट्यूब में पाया जाता है, ठीक है। ईडीटीए जो है दो प्रकार के होते हैं, जो है अभी मैंने बताया था, एक होता है K2 ईडीटीए और एक होता है K3 ईडीटीए, डाई पोटेशियम ईडीटीए और ट्राई पोटेशियम ईडीटीए, ठीक है। देन और भी यहाँ पे दिए गए हैं जो हमारा है सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट में जो है सोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, हिपेरिन में हिपेरिन एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, और सोडियम फ्लोराइड में सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट पाया जाता है और पोटेशियम ऑक्जिलेट एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, ठीक है। ये जो इसका वर्क क्या होता है? जो हमारा पोटेशियम ऑक्जिलेट एंटीकोगुलेंट होता है वो कैल्शियम को बाइंड होकर के ब्लड में को क्लॉट होने से रोकता है, ठीक है। जो हमारा सोडियम फ्लोराइड में एंटीकोगुलेंट पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम ऑक्जिलेट, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टाइपिकल एंगल ऑफ इंसर्टेशन फॉर अ नीडल ड्यूरिंग वेनी पंक्चर। सिरा पंक्चर के दौरान सुई डालने का सामान्य कोण क्या है? जब भी हम ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो उस समय का जो है सामान्य कोण क्या होता है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं आप भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुत ही पूछा ही जाता है कि जब आप सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उस समय जो है सामान्य कोण क्या होता है सैंपल कलेक्ट करते समय। तो यहाँ पे जो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट है हमारा 15 से 30 डिग्री, सेकंड है 30 से 45 डिग्री, नेक्स्ट है हमारा 45 से 60 डिग्री, या फिर 60 से 75 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 से 30 डिग्री, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उस समय का सामान्य कोण कितना होता है? 15 से 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेनी पंक्चर, निम्नलिखित में से कौन सी वेनी पंक्चर की संभवित जटिलता है। यानी कि मान लीजिए आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम जो है क्या होने के चांसेस जो है सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा इन्फेक्शन, हीमेटोमा, नर्व डैमेज या फिर ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबोव। जब भी सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशंस में इन्फेक्शन, हेमेटोमा या फिर नर्व डैमेज होने के चांसेस जो है हो सकते हैं। ठीक है, ये जो है इसकी जटिलताएं होती हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ शुड अ ब्लड कलेक्शन साइट बी क्लीन्ड पीरियर टू वेनी पंक्चर। सिरा पंक्चर से पहले रक्त संग्रह स्थल को कैसे साफ किया जाना चाहिए। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो है जब भी हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उस समय हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, जहाँ पे जो हम जिस जगह से सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं विद सॉप एंड वाटर, विद एल्कोहल स्वैब या फिर विद आयोडीन या फिर विद सलाइन सोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद एल्कोहल स्वैब। जब भी हम ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है एल्कोहल स्वैब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ टूर्निकेट इन फ्लेबोटॉमी। फ्लेबोटॉमी में टूर्निकेट का प्राथमिक कार्य क्या है। जब भी हम ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है टूर्निकेट को अप्लाई करते हैं। तो ये उस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि टूर्निकेट जो है क्यों अप्लाई किया जाता है या फिर उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं, टू क्लीन द स्किन, स्किन को क्लीन करने के लिए, या फिर टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, या फिर टू इनगोरेज द वेन्स, वेन्स को फुलाने के लिए, या फिर टू स्टेबलाइज द आर्म, या फिर आर्म को स्टेबलाइज करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू इनगोरेज द वेन्स। टूर्निकेट अप्लाई करते हैं वेन्स को फुलाने के लिए, यानी कि ताकि जो है जब भी ब्लड सैंपल को कलेक्ट करें उस समय जो हमारी वेन्स जो है अच्छे से दिख सके या फिर फील हो सके, ताकि जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने में आसानी हो। ठीक है, तो टूर्निकेट अब क्यों अप्लाई किया जाता है? वेन्स को एनकोरेज करने के लिए, यानी कि वेन्स को फुलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच टाइप ऑफ ब्लड स्पेसिमेन इज टाइपिकली यूज्ड फॉर ग्लूकोज फास्टिंग। ग्लूकोज परीक्षण के लिए आमतौर पर किस प्रकार के रक्त नमूने का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ग्लूकोज जो है ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए किस प्रकार का मतलब ब्लड सैंपल जो है यूज किया जाता है या फिर उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, सीरम, होल ब्लड या फिर प्लाज्मा या फिर कैपिलरी ब्लड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होल ब्लड। ब्लड शुगर चेक करने के लिए जो है होल ब्लड सैंपल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो है लेबोरेटरी में जो है जब टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ग्लूकोज का, तो उस समय जो है इसमें से जो भी हमारा होल ब्लड रहता है उसको जो है एक मशीन के द्वारा सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से जो प्लाज्मा निकलता है उससे जो है ब्लड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए जो है होल ब्लड ही कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और टेस्ट किससे लगाया जाता है? वो लगाया जाता है हमारा प्लाज्मा से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ अ टूर्निकेट शुड बी लेफ्ट ऑन। टूर्निकेट को अधिकतम कितने समय तक लगा रहना चाहिए। टूर्निकेट जो है जब भी हम ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो जो हमारा टूर्निकेट होता है वो अधिकतम कितने समय तक जो है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या फिर 5 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 मिनट्स। जब भी हम ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं जो टूर्निकेट का जो है अधिकतम समय होता है वो कितना होता है? 2 मिनट। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 मिनट तक जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद जब भी हम ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो उस समय क्या करते हैं? टूर्निकेट को हल्का सा ढीला कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हिच कलर ट्यूब इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग सीरम फॉर केमिस्ट्री टेस्ट। रसायन विज्ञान परीक्षणों के लिए सीरम एकत्र करने के लिए किस रंग की ट्यूब का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो भी हम बायोकेमिस्ट्री पे टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो सैंपल जो है इकट्ठा किया जाता है या फिर कलेक्ट किया जाता है वो कौन से कलर वाली ट्यूब में जो है सैंपल को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो है आपका ग्रीन, ब्लू, रेड या फिर लेवेंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेड कलर की। रेड कलर की ट्यूब में जो है बायोकेमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर जो है सीरम से परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो जो है रेड कलर वाली ट्यूब में ही सैंपल को कलेक्ट करते हैं। ठीक, 13 है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ बटरफ्लाई निडल। तितली सुई का उद्देश्य क्या है। एक बटरफ्लाई निडल आती है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है उस तितली सुई का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल जो है कब किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, फॉर आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन या फिर फॉर डिफिकल्ट वेनी पंक्चर, फॉर लार्जर वॉल्यूम ड्रॉ या फिर फॉर स्किन पंचर्स।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर डिफिकल्ट वेनिपंक्चर। फ्लाई नीडल जो होती है वो हमारी जो है एकदम पतली सी होती है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, कभी कभी पेशेंट में जो है वेन्स जो है अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं, फिर वेन्स जो है बहुत पतली होती हैं, तो उस कंडीशंस में जो है बटरफ्लाई नीडल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डिफिकल्ट वेन पंक्चर के लिए जो है बटरफ्लाई नीडल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस क्या होता है, ये क्वेश्चन भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा। तो इसके जो ऑप्शंस हैं देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को हेमोलाइसिस कहते हैं, या फिर द रैप्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, या फिर आरबीसीज के रैप्चर हो जाने को हेमोलाइसिस कहते हैं। द सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स, या फिर प्लाज्मा और सेल्स के सेपरेशन को हेमोलाइसिस कहते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा द फॉर्मेशन ऑफ अ हेमोटोमा, या फिर हेमोटोमा बनने की प्रोसीजर को हेमोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द रैप्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जब भी हमारी जो है, जब भी हम मान लीजिए ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, ब्लड का फ्लो जो है बहुत ही फास्ट होता है, या फिर किसी कारणवश जो है हमारी आरबीसी जो होती हैं वो रैप्चर हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि आरबीसीज के रैप्चर को हम क्या बोलते हैं, हेमोलाइसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन कैपिलरी ब्लड। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका रक्त पर किया जाने वाला परीक्षण है जो कि कैपिलरी ब्लड के द्वारा जो है टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसमें आपके ब्लड टेस्ट के नाम दिए गए हैं, तो इसमें जो है ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कैपिलरी ब्लड द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं ब्लड कल्चर, सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट एक प्रकार का टेस्ट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा कोगुलेशन स्टडीज, या फिर क्रॉस मैच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जो है कैपिलरी ब्लड द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द टर्म फ्लेबोटॉमी मीन। फ्लेबोटॉमी शब्द का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे जो फ्लेबोटॉमी वर्ड दिया गया है, इसका क्या मतलब होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस जो है वो है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ड्रॉविंग, या फिर ब्लड एनालिसिस, या फिर ब्लड स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लड ड्रॉविंग। ब्लड ड्रॉविंग यानी कि सैंपल लेने की प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, फ्लेबोटॉमी। तो फ्लेबोटॉमी का मतलब क्या होता है, ब्लड ड्रॉ करना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ट्यूब इज यूज्ड फॉर कोगुलेशन स्टडीज। जमावट अध्ययन के लिए किस ट्यूब का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ये पूछा गया, जो हमारे कोगुलेशन एनालिसिस टेस्ट होते हैं, जैसे पीटी, एपीटीटी और डी डाइमर, ऐसे टेस्ट जो होते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है कि कोगुलेशन स्टडीज के लिए कौन सी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ट्यूब्स के नाम दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा लेवेंडर, ग्रीन, ब्लू, या फिर रेड कलर की ट्यूब। तो जो है कोगुलेशन स्टडीज के लिए कौन से कलर की ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर की जो ट्यूब होती है उसका नाम होता है सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है कोगुलेशन स्टडीज के लिए, जो कि ब्लू कलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ कॉमन रीजन फॉर रिजेक्टिंग अ ब्लड स्पेसिमेन। रक्त नमूने को अस्वीकार करने का सामान्य कारण क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो है ब्लड सैंपल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब भी आप ब्लड सैंपल्स को लेबोरेटरी में भेजते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सैंपल को रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो जो है किस कंडीशंस में सैंपल को रिजेक्ट कर देते हैं। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, स्पेसिमेन कलेक्टेड इन द रॉन्ग ट्यूब, स्पेसिमेन नॉट लेबल्ड, या फिर हेमोलाइसिस, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अगर सैंपल जो है रॉन्ग ट्यूब में कलेक्ट किया गया है, तो भी सैंपल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर सैंपल कलेक्ट करके आपने लेबोरेटरी भेज दिया लेकिन उस पर जो है लेबलिंग नहीं है। ठीक है, या फिर सैंपल जो है हेमोलाइज है, तो उस कंडीशन, इन तीनों कंडीशंस में क्या होता है, सैंपल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ द फ्लेबोटॉमिस्ट इन पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। रोगी की पहचान में फ्लेबोटॉमिस्ट की क्या भूमिका होती है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में फ्लेबोटॉमिस्ट का रोल क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके क्या ऑप्शंस है। फर्स्ट है हमारा, टू आस्क द पेशेंट फॉर देयर नेम। नेक्स्ट है हमारा, टू वेरीफाई द पेशेंट आइडेंटिटी यूजिंग रिस्टबैंड और आईडी, टू कंफर्म द नर्स, या फिर टू रिले द पेशेंट्स अपीयरेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू वेरीफाई द पेशेंट्स आइडेंटिटी यूजिंग रिस्टबैंड और आईडी कार्ड। जब भी हमारा पेशेंट आता है उस कंडीशन में जो है फ्लेबोटॉमिस्ट जो होता है वो पेशेंट की जो है वेरिफिकेशन के लिए उसकी जो है आईडी, या फिर जो भी उसके पास गवर्नमेंट प्रूफ रहता है, उससे जो है उसको वेरीफाई करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, व्हिच निडल गेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर एडल्ट वेनिपंक्चर। वयस्क वेनिपंक्चर के लिए आमतौर पर किस सुई गेज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो है हमारे 18 गेज, या फिर 21 गेज,
या फिर 23 गेज या 25 गेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 गेज। एडल्ट में वेन पंक्चर के लिए जो है 21 गेज की नीडल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 गेज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट वहीं पे यहाँ पे दिया गया है 18 गेज। 18 गेज की नीडल जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लूइड एस्पिरेशन के लिए। फ्लूइड एस्पिरेशन जैसे कि मान लीजिए घुटने से साइनोवियल फ्लूइड जो है एस्पिरेट किया जाता है या फिर एफएनएसी में इस्तेमाल किया जाता है 18 गेज का नीडल। ठीक है, देन नेक्स्ट दिया गया है 21 गेज जो कि एडल्ट में वेन पंक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा 23 गेज। 23 गेज की जो नीडल होती है उसका इस्तेमाल करते हैं आईएम या फिर आईवी इंजेक्शन लगाने के लिए या फिर इंसुलिन में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट दिया गया 25 गेज। 25 गेज की जो नीडल होती है वो जो है इन्फेंट्स या फिर चिल्ड्रन में जो है ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट टाइप ऑफ स्पेसिमेन इज कलेक्टेड फॉर अ ब्लड कल्चर। रक्त संस्कृति के लिए किस प्रकार का नमूना एकत्र किया जाता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हिच टाइप ऑफ स्पेसिमेन इज कलेक्टिंग फॉर अ ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर के लिए जो है कौन सा स्पेसिमेन नमूना कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट हमारा सीरम, प्लाज्मा, होल ब्लड या फिर कैपिलरी ब्लड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्लड कल्चर के लिए जो है होल ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो होल ब्लड जो है कलेक्ट किया जाता है फॉर ब्लड कल्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच कंडीशन माइट कॉज अ फास्टली एलिवेटेड पोटेशियम लेवल। एलिवेटेड पोटेशियम लेवल, कौन सी स्थिति गलत तरीके से पोटेशियम के स्तर को बढ़ा सकती है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो है किस कंडीशंस में जो है पोटेशियम लेवल जो है बढ़ जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं हीमोलाइसिस, डिहाइड्रेशन, एडिमा या फिर हाई ब्लड प्रेशर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस की कंडीशंस में क्या होता है, जो हमारा पोटेशियम स्तर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, पोटेशियम स्तर के जो भी अदर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं सभी की जो है रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ जाता है, तो हीमोलाइज सैंपल को ज़्यादातर जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उस कंडीशंस में जो पोटेशियम लेवल जो है हमारा बढ़ जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोटेशियम लेवल जो है किस स्थिति में बढ़ सकता है। ठीक है, तो उसमें जो है आपको बताना रहेगा हीमोलाइसिस। ठीक है, हीमोलाइसिस जो है पोटेशियम स्तर को बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा व्हाट शुड यू डू इफ अ नीडल ब्रेक्स ड्यूरिंग वेनी पंक्चर। यदि सिरा पंचर के दौरान सुई टूट जाए तो आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, उस कंडीशंस में क्या होता है, नीडल हमारी टूट जाती है फिर ब्रेक हो जाती है, तो उस कंडीशंस में आप क्या करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं लीव इट इन अ प्लेस, रिमूव इमीडिएटली, कॉल फॉर हेल्प या फिर अप्लाई प्रेशर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिमूव इट इमीडिएटली। तुरंत जो है उसको रिमूव कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा व्हिच ब्लड टेस्ट रिक्वायर्स फास्टिंग। कौन से रक्त परीक्षण के लिए उपवास आवश्यक है। यानी कि यहाँ पे जो है आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें जो ब्लड टेस्ट के नाम दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से ब्लड टेस्ट के लिए जो है फास्टिंग की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिपिड पैनल, इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिपिड पैनल। लिपिड प्रोफाइल में जो बहुत सारे टेस्ट आते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से टेस्ट आते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, एचडीएल हो गया, एलडीएल हो गया, और इन सभी के रेशियो आते हैं। ठीक है, तो लिपिड प्रोफाइल के लिए जो है फास्टिंग सैंपल की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा, ये भी जो है क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है फास्टिंग में कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनका ब्लड सैंपल जो है फास्टिंग में लिया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल एक ऐसा टेस्ट है जो फास्टिंग में कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ब्लड कलेक्शन ट्यूब विद अ ग्रीन टॉप। हरे रंग के शीर्ष वाली रक्त संग्रह नली का क्या कार्य होता है। तो आपके यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो देखते हैं क्या है। कंटेन्स ईडीटीए फॉर ब्लड काउंट्स, या फिर कंटेन्स हेपेरिन फॉर प्लाज्मा टेस्ट, कंटेन्स सोडियम सल्फेट फॉर कोगुलेशन, कंटेन्स जेल फॉर सीरम सेपरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंटेन्स हेपेरिन फॉर प्लाज्मा टेस्ट।